तो देखिए आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, देखिए जब हमारे सामने ये एक वर्ड आता है स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है? अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं जो एक आम आदमी समझ सकता है कि भैया स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है कि आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, राइट? बट ये किस तरीके के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, राइट? किस तरीके का स्ट्रक्चर? क्या आपने सोसाइटी में कोई आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो, या आपने सोसाइटी में कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया हुआ है, या फिर सोसाइटी में कुछ कल्चरल चेंजेस आए हैं, सोशल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए हैं? आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हो कि आप सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आ रहे हो? तो स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? चलिए देखिए, स्ट्रक्चर को अगर आप समझने की कोशिश करो तो किसी भी स्ट्रक्चर को, सोसाइटी के किसी भी स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहां पर जो चीज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से स्ट्रक्चर बदला है, जिनकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, राइट? एंड उस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, उन फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिकली क्या चेंज आया, सोशली क्या चेंज आया, इकोनॉमिकली क्या चेंज आया। चलिए देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, राइट, कि जैसे मान लीजिए आप सभी के सभी स्टडी मेट के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्लास में स्टडी मेट के, तो स्टडी मेट का एक फिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिक्स स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर आपके एचओडीज होते हैं, एचओडीज के नीचे बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं, उनके ऊपर आपका सीए होता है, उनके ऊपर आपके सीईओ होते हैं, तो यू हैव दिस स्ट्रक्चर, राइट? ना अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर को समझना है, राइट, किसी भी पर्सन के बारे में जानना है या किसी भी सोसाइटी के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आपको उसका पास्ट समझना जरूरी है, राइट? देखिए कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। देखिए हिस्ट्री की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर, राइट? कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। कि यहाँ पर जब आप किसी भी चीज के पास्ट को पढ़ते हो ना, तो उस पास्ट को पढ़ने की वजह से आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप सभी के सभी जो बच्चे हैं वो कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो यार जब कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, वो किस बात पे डिसाइड करते हो? पास्ट स्कोर पे, कि भैया पास्ट में उसका प्लेसमेंट कैसा रहा, पास्ट में उसका एकेडमिक स्कोर कैसा रहा। तो अगर आपको प्रेजेंट को समझना, अगर आप किसी प्रेजेंट स्ट्रक्चर को समझना है, तो उसके लिए आपको पास्ट को समझना जरूरी होगा। और आप सभी को पता है कि इंडिया का एक लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा पास्ट है, ठीक है? इस पास्ट के अंदर जो पहला फैक्टर आता है जिसने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, वो फैक्टर कौन सा था? दैट इज द कॉलोनियलिज्म, राइट? अब देखिए ये टर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये मतलब समझते हैं फिर हम देखते हैं। देखिए जब भी किसी भी वर्ड के पीछे इज्म लिखा हो, आईएसएम, उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। फिर चाहे वो नेशनलिज्म हो, नेशन को लेकर एक आइडियोलॉजी हो, चाहे वो नेशनलिज्म हो, इंपीरियलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, कॉलोनिज्म हो, ये सभी के सभी एक आइडियोलॉजी को शो करते हैं, राइट? ना यहां पर एनसीईआरटी का कहना यह है कि ठीक है आपको पास्ट को समझना होगा, बट अगर आपको मॉडर्न को अच्छी तरीके से समझना है या आपकी करंट सिचुएशन को अगर अच्छी तरीके से समझना है, तो उसके लिए आपको कॉलोनियल एक्सपीरियंस को समझना होगा। कॉलोनियल एक्सपीरियंस का मतलब जब ब्रिटिशर इंडिया में आए थे और जब वो छोड़कर गए, तो ये वाला जो पीरियड था 1608 से 1947 तक का जो पीरियड था, दिस इज नोन एज योर कॉलोनियल पीरियड। तो आपको इस कॉलोनियल पीरियड को समझना होगा, राइट? देखिए कॉलोनियल पीरियड को समझना क्यों जरूरी है? पहला, पास्ट को समझने के लिए। दूसरा, देखिए इस पीरियड के अंदर सोसाइटी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए थे। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इंडिया ने अपने आप को वेस्ट की तरफ लिंक करना सीखा था, वेस्टर्न आइडियाज पर्कुलेट हुए थे, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। आज देखिए आज जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी फाउंडेशन किसने रखी? ब्रिटिशर ने, राइट? आज आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो 1833 के अंदर मैकेले ने आपका एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, भैया वो लेकर आए थे। अगर आप बात करते हो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, आप 1860 का यूज करते हो, ब्रिटिशर ने बनाया था। तो आपका जो पुलिसिंग सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो सब हमने ब्रिटिशर से सीखा है। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, इंग्लिश लैंग्वेज की डोमिनेंस कॉलोनियल पीरियड की लेगेसी को दिखाता है, राइट?
कॉलोनियल पीरियड में ना बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिले। कॉन्ट्राडिक्शन जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ब्रिटिशर। देखिए ब्रिटिशर से हम इतने इन्फ्लुएंस थे कि ब्रिटिशर की मतलब हर एक चीज हमें पसंद थी, ठीक है, कि ब्रिटिशर किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से वो मॉडर्न आइडियाज को परकुलेट करते हैं, किस तरीके से डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। नाउ इसी कॉलोनियल पीरियड के अंदर आपको बहुत पैराडॉक्स देखने को मिलता है। पैराडॉक्स क्यों देखने को मिलता है? पैराडॉक्स का मतलब है कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज इसी पीरियड के अंदर जो इंडियंस थे उन्होंने वेस्टर्न लिबरलिज्म के बारे में सीखा, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में सीखा, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में सीखा, उन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में सीखा। बट सीखने से क्या हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर आपको वो कोई भी राइट देने को तैयार नहीं थे। मतलब आपने सीख लिया कि ब्रिटिशर अपनी कंट्री में लोगों को ये राइट्स देते हैं, बट आपकी कंट्री में वो लोगों से वो राइट्स छीन रहे हैं। तो यहां पर वही चीज लिखी है कि इंडियन द कॉलोनियल पीरियड रीड अबाउट द वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड द फ्रीडम, येट कॉलोनियल पीरियड डिनाइड इंडियन लिबर्टी एंड फ्रीडम। राइट, ये समझना जरूरी है। और बहुत सारे पैराडॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने आपको बोला कि जो ड्रेसिंग स्टाइल है हमने ब्रिटिशर से सीखा इस कॉलोनियल पीरियड में। पहले तो धोती कुर्ता में लोग रहते थे, अभी जो शर्ट पैंट, राइट, आप लोगों ने गाना सुना होगा कि एक बहुत पुराना गाना है, साला मैं तो साहब बन गया, ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। तो ये जो लेगेसी है ना कि आपको उनकी तरह दिखना है, उनकी तरह बात करना है, उनकी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मैं लास्ट क्लास में तो आपको बता रहा था साउथ दिल्ली के स्टूडेंट्स, वो तो मतलब ठीक है यार, मतलब बट उनमें ना वो जो कोर इंडियन वाली तो फील आती नहीं है। उन्हें हिंदी ढंग से नहीं आती। मैं ये नहीं बोलता कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट यार ठीक है, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो बात करने का तरीका है, वो सब फॉरेनर की तरह मीट करता है, राइट। तो द फर्स्ट इज योर, जो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल है वो उनसे मैच करता है, हम उनसे लेगेसी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो फूड हैबिट्स हम उनसे सीख रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात इंग्लिश। देखिए आज इंग्लिश एक इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि अगर आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आता तो लोग आपको गवार समझते हैं, राइट। आप अपनी लैंग्वेज में बात करिए। देखिए पूरे वर्ल्ड में आप चाइना में जाइए, वहां पर मोस्टली लोग अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, राइट। आप स्पेन में जाइए, आप फ्रांस में जाइए, वहां पर लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। बट इंडिया इज द कंट्री जहां पर इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इनफैक्ट हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, हमारे जो आप ये कह सकते हैं मिनिस्टर्स हैं, वो फॉरेन कंट्री में आके यूनाइटेड नेशन में जाकर जहां पर वो अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं वहां पर भी इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी ने फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन में जाकर हिंदी में भाषण दिया था, शुरुआत की थी, ठीक है। तो अगेन एक पैराडॉक्स ही है यहाँ पर, राइट। और बोला ये जाता है कि देखिए यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है या फिर कॉशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बट गलत लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। गांव में जाकर आप किसी भी पर्सन को दो चार चीजें ना इंग्लिश में बोल दो, मतलब सामने वाला पर्सन फ्लैट हो जाता है, ओए ओए ओए, मतलब इतने बड़े साहब आए हैं, आप हिंदी में बात करो। लेगेसी ऑफ इंग्लिश। एंड पता है आज मतलब हर एक पेरेंट क्यों चाहता है कि अपने बच्चे को वो इंग्लिश सिखाए, बिकॉज उसको पता है कि जैसे ही उसके पास इंग्लिश की नॉलेज आ जाती है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। यही वो रीजन है कि जो दलित्स हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, जो अदरवाइज जिनको शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उन्हें पता है कि इंग्लिश आने के बाद उनके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर हमें आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब स्ट्रक्चरल चेंज की बात करोगे तो हमें दो फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। द फर्स्ट इज योर कॉलोनियलिज्म एंड द सेकेंड इज योर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये दो चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए कॉलोनिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आएगा वो अपने साथ अर्बनाइजेशन लेकर आता है, ठीक है। मैं पहले यही समझाता हूँ, बाद में जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बताता हूँ। अब मान लो कि गवर्नमेंट को किसी भी एक एरिया को अर्बनाइज करना है, ठीक है, वहां पे शहर बसाना है, तो शहर कैसे बसाएगी? मान लीजिए कि झारखंड का कोई एक एरिया है, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आयरन स्टील प्लांट लगा दिया। अब अगर गवर्नमेंट ने वहां पे आयरन स्टील प्लांट लगा दिया तो उस एरिया में तो लोग नहीं है काम करने के लिए, राइट। तो लोग कहां से आएंगे? यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से लोग इस एरिया में आते हैं,
ठीक है, लोगों ने आना शुरू किया, बट इस एरिया में फैसिलिटी नहीं है, तो होगा क्या, झुग्गी झोपड़ी बना के रहना शुरू कर देंगे वो लोग। ठीक है, अब अगर झुग्गी झोपड़ी बना के रहे तो इंसान ही रहे ना, उनको भी कुछ बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, तो यहाँ पे शॉप्स लगनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे ये एरिया बड़ा होगा, लोग दूर सेटल होंगे, यहां से यहां तक आने के लिए उन्हें रोड चाहिए, राइट, रोड पे सेफ्टी के लिए स्ट्रीट लाइट चाहिए, एंड फिर कोई पॉलिटिशियन आकर बोलेगा भाई और बहनों मैं इस एरिया को अर्बनाइज कर रहा हूँ या इस एरिया में शहर बसा रहा हूँ, तो बस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की है कि हम दो फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज कॉलोनिज्म, द सेकेंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन विच अल्टीमेटली लेड टू द अर्बनाइजेशन। ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली आता है, हम बाद में जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यहां पर वही चीज समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से कॉलोनिज्म में पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आए। ठीक है, और उसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जब भी आप स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हो ना, स्ट्रक्चरल चेंज में मैंने आपको क्या बोला कि जब स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर में आपने पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज की बात की थी, राइट। आप इस स्ट्रक्चर को कल्चर के साथ डिफरेंशिएट करके नहीं दिख सकते, आपको दोनों को साथ में देखना होगा। ठीक है, देखिए पॉलिटिकली अगर चीजें चेंज होंगी तो कल्चर में वेरिएशन आएगा, अगर सोशल चीजें चेंज होगी तो कल्चर में चेंज आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सोसाइटी हम बाद में ही पढ़ेंगे, सोसाइटी आज के टाइम पे इस वो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज होती जा रही है, राइट। वेस्टर्न सॉन्ग, वेस्टर्न सीरीज, वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल, हर चीज वो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ना। जब ये वेस्टर्नाइजेशन होगा ना तो कल्चर में चेंज आएगा। कल्चर में मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज आनी शुरू होंगी। अभी तक इंडिया वाज नोन फॉर द जॉइंट फैमिली, बट अगर आप वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस होगे तो न्यूक्लियर फैमिलीज आनी शुरू होंगी। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज आनी शुरू होंगी, देन देयर इज लॉट ऑफ आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न आइडियाज का इनकलकेशन आना शुरू होगा, एंड उसके अलावा बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशंस होंगे। तो नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस दोनों साइड में चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो आई गेस इसी में एक नहीं, इसमें एग्जांपल नहीं दिया। जब हम अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे, वहां पर एक केस स्टडी दी हुई है कि किस तरीके से एक दादी माँ है, वो भजन कीर्तन में लगी हुई हैं, राइट, और उनकी जो पोतियां हैं, उनकी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, दे वर लाइक सुबह सुबह उठ के वेस्टर्न म्यूजिक सुन रही हैं, डांस कर रही हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें देखने को मिलता है। तो अगर सोसाइटी में चेंज आएगा तो कल्चर में चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके नहीं देख सकते। चलिए एक टॉपिक को अब हम और डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। देखिए कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर देती है। और हमेशा याद रखना कॉलोनियलिज्म का मेन एम क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। इट इज मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि यहां पर एक कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है, राइट। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है तो इंडिया के साथ पहली बार थोड़ी हो रहा है, बहुत टाइम से होता था। मतलब पहले तो आप ये पार्थियंस इंडिया में आए, स्कैविडियंस आए, उसके अलावा आप मुगल्स की बात करो, मुगल्स आए, आपकी स्लेव डायनेस्टी पूरी की पूरी बाहर से आई थी। तो हम इसको कॉलोनिज्म जो ब्रिटिश एरा का पीरियड है उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है जो यहाँ पर समझाने की कोशिश हुई है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्री कैपिटलिस्ट टाइम, जो ब्रिटिशर के आने से पहले, ब्रिटिशर के टाइम पे जो मुगल्स आए थे, जो स्लेव डायनेस्टी के लोग आए थे, उन्होंने कभी भी इकोनॉमिक सिस्टम के साथ छेड़खानी कोशिश करने की कोशिश नहीं की। मतलब उन्हें पता है कि आपका एग्रीकल्चर प्रोफेशन है, तो बोलते हैं भैया आपका एग्रीकल्चर प्रोफेशन आप करो, जो भी सरप्लस प्रोड्यूस होगा ना उसमें से बस मैं एक टैक्स ले लूंगा, मैं अपना एक अमाउंट ले लूंगा, मुझे बाकी तुमसे मतलब नहीं है। तुम कौन सी क्रॉप ग्रो करना चाहते हो ग्रो करो, तुम्हें जो ग्रो करना है जो करना है तुम करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम उसमें से बस हमें एक ट्रिब्यूट चाहिए, हमें एक टैक्स चाहिए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट जो ब्रिटिशर आए थे उन्होंने हर एक मॉडल में इंटरफेयर करना शुरू किया, उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल में इंटरफेयर किया। देखिए जब आप जमींदारी सिस्टम लेकर आए थे, जमींदारी सिस्टम और क्या था, आपने जमींदार को उस पूरे एरिया का रूलर बना दिया। आपने बोला जमींदार को कि भैया मुझे इंडिगो ग्रो करवा के दो, मुझे टी प्लांटेशन ग्रो करना है, राइट, मैं अपने रेट पे ग्रो करवाऊंगा, अपने रेट पे सेल करूंगा।
हर चीज आप अगर आपके डिक्टेटेड टर्म्स में हो रही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है। और ये वो क्यों करते थे? बिकॉज उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, दे ओनली वांट टू एक्सट्रैक्ट ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज समझाने की कोशिश की है कि कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉटन ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो, किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाना है, किस तरीके से फॉरेस्ट को कट करना है, हर एक चीज वो रेगुलेट करते थे, ठीक है। तो दैट इज ब्रिटिशर, मतलब ब्रिटिशर, क्योंकि हम बात करेंगे वैसे तो, ठीक है, हम बात करेंगे वैसे तो, बट यहाँ पर ब्रिटिशर ने किस तरीके से फॉरेस्ट में एंट्री की, किस तरीके से जो टी प्लांटेशन किया, किस तरीके से वो साइंटिफिक कल्टीवेशन करते थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइडली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ, बट ठीक है, क्योंकि दिया मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ तो हम पढ़ लेते हैं टी कल्टीवेशन को लेकर। अब देखिए आसाम वाले एरिया में, राइट, अगर आप आसाम वाले एरिया की बात करते हो, ब्रिटिशर के बारे में कहा जाता था कि जो ब्रिटिशर हैं दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। गुड ऑब्जर्वर का मतलब वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते थे और वो देखने की कोशिश करते थे कि इस चीज से हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। जब वो आसाम वाले एरिया को उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उन्होंने ये देखा कि आसाम में यू विल फाइंड हिली एरियाज, इस हिली एरियाज में आप टी कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है। इस हिली एरिया में आप टी कल्टीवेशन कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज टी कल्टीवेशन इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव जॉब, ठीक है। टी कल्टीवेशन इज अ वेरी चार बजे तक क्लास आपकी, 4 बजे तक। चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया कि जो ब्रिटिशर थे दे आर वेरी क्यूरियस, कि किसी भी एरिया में अगर वो जा रहे हैं तो वो चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे कि इस एरिया को अपने प्रॉफिट के लिए हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जब वो आसाम वाले एरिया में गए तो उन्होंने देखा कि आसाम में हिली एरियाज है, इस हिली एरियाज को हम टी कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट यार प्रॉब्लम ये है कि टी कल्टीवेशन के टाइम पे टी कल्टीवेशन इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव जॉब, ठीक है। लेबर, आपको लेबर बहुत चाहिए, और आसाम के अंदर देयर इज अ स्पार्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत कम थी। क्योंकि आपको लेबर बहुत चाहिए और पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट, तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारे लोगों को झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से, यूपी, बिहार, इन सब एरिया से टी प्लांटेशन साइट्स पर लेकर आते हो, राइट। और सेम काम करवाने के लिए, मतलब अगर दूसरी कंट्री में सेम काम करवाने के लिए एशिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से लोगों को स्लेव बनाकर लेकर जाया करते थे। आप सभी लोगों ने स्लेव ट्रेड का नाम सुना होगा। स्लेव ट्रेड में होता ये था, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ यहाँ पर। स्लेव ट्रेड में होता ये था कि मान लीजिए यूरोप ने इंडस्ट्रियलाइज गुड्स बनाए, ठीक है, यूरोप ने इंडस्ट्रियलाइज गुड्स बनाए, राइट। नाउ इंडस्ट्रियलाइज गुड्स को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब देखो यार, आपके पास अगर कोई जमीन है तो जमीन को कैसे यूज कर सकते हो, या तो आप इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यूज करो या फिर आप रॉ मटेरियल के लिए यूज करो, राइट। या तो आप इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यूज करो या रॉ मटेरियल के लिए यूज करो। एंड ब्रिटिशर ने सोचा कि यार बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो हमारी कंट्री में ग्रो नहीं होते, जैसे कॉटन है, कॉटन को लेकर आपको ब्लैक सॉइल चाहिए जो यूरोप में, मतलब जो ब्रिटेन में एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, तो होता ये था कि वो रॉ मटेरियल किसी भी कॉलोनाइज्ड कंट्री के अंदर ग्रो करवाते थे। जैसे इंडिया में वो कॉटन ग्रो करवाते थे या टी ग्रो करवाते थे ना, उन सभी के लिए उन्हें लेबर चाहिए। और कई बार देखा ये जाता था जिस कंट्री को रूल कर रहे हैं वहां की पॉपुलेशन या तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होती थी या फिर वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होती। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइज गुड्स को लेकर जाते थे, ठीक है। वहां पर अ काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम चलता था, आपने इंडस्ट्रियलाइज गुड्स दिया, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो इंटीरियर से बहुत सारे लोगों को एज अ स्लेव बनाकर लेकर आए, ठीक है। इन लोगों को हैंड ओवर किया, इन स्लेव को ये लोग यहाँ पर लेकर जाते थे, यहाँ पर उनसे काम करवाते थे रॉ मटेरियल के लिए, एंड देन आप उन्हें जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे ग्रो होता था उसको आप यूरोप भेज देते थे। तो दिस इज कॉल्ड स्लेव ट्रेड, जहां पर यूरोप से इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स जा रहा है, यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ से स्लेव जा रहा है और यहाँ से आपका रॉ मटेरियल जा रहा है।
बट इंडिया के साथ ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो इंडिया की तरफ आप लेकर नहीं आए, इंडिया से आप बहुत सारे लोगों को लेकर गए थे। ठीक है, आई गेस इतना समझ में आ गया आप लोग को, राइट? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना। अब देखिए होता ये था कि अल्टीमेटली ये जो प्लांटेशन साइट्स हैं, ये प्लांटेशन साइट्स थी किसकी? ब्रिटिशर की, मतलब ब्रिटिश प्लांटर्स की थी। ठीक है, गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिशर की। तो ये जो प्लांटर्स होते थे, अगर ये खुद चीजों को करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, प्लांटर्स, ये इनको ब्राइब करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल को कि आप हमारे फेवर में पॉलिसीज बनाओ, कि आप हमारे फेवर में पॉलिसीज बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर उनके फेवर में पॉलिसीज बननी शुरू होती है, और जब उनके फेवर में पॉलिसीज बननी होती है तो उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स का यूज करते थे। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक एक्ट था विच इज कॉल्ड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। सो देयर इज अ एक्ट कॉल्ड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 ये बोलता है कि अगर एक बार आप प्लांटेशन साइट्स पर आ गए तो बिना ब्रिटिशर की परमिशन के आप उस एरिया को छोड़कर नहीं जा सकते। एग्जिस्ट करता था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्सफुली से इंप्लीमेंट भी करवाते थे, राइट? तो ब्रिटिशर ने इस कॉलोनियल पीरियड के अंदर हर एक सिस्टम को, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, कल्चरल सिस्टम हो, आर्किटेक्चरल सिस्टम हो, उन सभी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। और इसी रीजन की वजह से आप ये मानिए कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी क्यों डेवलप हुई, उसका एक रीजन है कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी, ये आपस में लड़ रहे हैं। अगर ये आपस में लड़ रहे हैं, क्या ये कभी यूनाइट हो सकते हैं? द आंसर इज नो। बट मान लो यहाँ पर एक पर्सन आता है बी, डी ए को भी परेशान कर रहा है, बी को भी परेशान कर रहा है, सी को परेशान कर रहा है, डी को परेशान कर रहा है, तो यस, दे ऑल गेट यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। ठीक है, तो दे ऑल गेट यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। ठीक है, ये सभी के सभी अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी यूनाइट हो सकते हैं, राइट? तो आई गेस इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये देखा गया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ये जो कॉलोनियलिज्म की फीलिंग है, उस फीलिंग की वजह से एक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म आता है, या फिर एंटी कॉलोनियलिज्म की फीलिंग यहाँ पर आनी शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर इतनी देर से आप कॉलोनियलिज्म 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 बोल रहे हो, ठीक है, कॉलोनियलिज्म का राइट जो रूट है या कॉलोनियलिज्म की स्टार्टिंग कहां से होती है? ठीक है, देखिए आपको, जब मैंने आपको ये स्लेव ट्रेड समझाया तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था। क्वेश्चन क्या था उसको डिस्कस करते। देखिए, जब मैंने आपको ये बोला कि यूरोप से इंडस्ट्रियलाइज गुड्स अफ्रीका आते थे, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अफ्रीका से स्लेव आपके कॉलोनाइज कंट्रीज के अंदर जाते हैं, और कॉलोनाइज कंट्री से रॉ मटेरियल आपका यूरोप जाता है। इट मींस कि ये जो आप कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रहे हो, इसका बेसिक एम क्या है? रॉ मटेरियल। बट आपको इतना रॉ मटेरियल क्यों चाहिए? पहला सवाल है, राइट? दूसरा दूसरा आपका सिस्टम आता है प्रॉफिट, कि भैया रॉ मटेरियल चाहिए प्लस प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कॉलोनिज्म है तो उस कॉलोनिज्म के पीछे रीजन क्या है? आप इतनी कंट्रीज को क्यों कॉलोनाइज करना चाहते हो? आप अपनी कंट्री में ही क्यों नहीं रहना चाहते? आप प्रॉफिट ओरिएंटेड क्यों हो रहे हो? द रीजन बीइंग, एक सिस्टम आता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम आता है जिसको आप बोलते हो कैपिटलिज्म। अगेन इज्म, आइडियोलॉजी। देखिए, कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर ये बोला जाता है कि हर एक चीज कौन डिसाइड करेगा? हर एक चीज मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट डिसाइड करने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो प्राइसेस कम होंगे। ठीक है, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस कम होंगे, अगर किसी चीज की सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, तो कैपिटलिज्म सिस्टम में एक्चुअली होता ये था कि यहाँ पर एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन करता है? प्राइवेटली ओन करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कैपिटलिज्म में हर एक चीज कौन कर रहा है? दैट इज योर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज को कौन करता है? दैट इज योर कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट का मेन मोटो क्या होता है? दैट इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं।
और इस प्रॉफिट को अर्न करने के फेज में वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे यूरोप एक्सप्लोरेशन को जो आपने फेज देखा है, राइट, उसमें आपको क्या देखा? आपको देखा है कि उन्होंने किस तरीके से वेल्थ को लूटा, किस तरीके से उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज किया। ब्रिटिशर इंडियंस को बोलते हैं कि हमारी वजह से इंडिया में रेलवेज आई थी, हमारी वजह से आई थी। आपने रेलवेज को इसलिए बनाया क्योंकि, एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इंडिगो प्लांटेशन यहां पर होता है, इंडिगो को यहां से पोर्ट तक लाने के लिए यू नीड अ सिस्टम, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए आपने रेलवे को ग्रो किया, इसलिए आपने रेलवे बनाई, इसलिए आपने पोर्ट्स को डेवलप किया, इसलिए आपने पोर्ट सिटीज बनाई। तो ये आपने अपने फायदे के लिए किया है ना। आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप जो साइंस यूज कर रहे हो, आप जो लॉ बना रहे हो, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो, और ये हर जगह देखने को मिलता है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है, राइट, किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है वो नेशन स्टेट के आइडिया को इमर्ज करता है, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, देखिए नेशन स्टेट क्या होता है। अब नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट, आप किसी भी कंट्री को नेशन स्टेट तब बोलते हो जब वो किसी 4 कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करे, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूं, देखिए आपने 3 वर्ड सुने होंगे, कंट्री, नेशन और नेशन स्टेट, ठीक है। आप किसी भी कंट्री को, मतलब किसी भी एरिया को कंट्री बोल सकते हो, बट नेशन स्टेट नहीं बोल सकता अरे कंट्री को, ठीक है। नेशन स्टेट बनने के लिए आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करनी होती है, और अगर आपको नेशन बनना है सिर्फ 3 करनी है, ठीक है। पहले नेशन की बात करते हैं। अगर आपको नेशन बनना है तो आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करनी होती है। पहला, यू शुड हैव अ डिफाइंड बाउंड्री। जब मैं आपको बोलता हूं इंडिया, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी कंट्री आती है ना, राइट। जब मैं बोलता हूं मैक्सिको या यूएसए, तो आपकी कंट्री कुछ इस तरीके से बनती है, डिफाइंड बाउंड्री। दूसरा, उस डिफाइंड बाउंड्री में रहने के लिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है। आप किसी भी आइलैंड लैंड को थोड़ी बोल सकते हो ये कंट्री है, पॉपुलेशन का होना जरूरी। उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए आपके पास एक सॉवरेन बॉडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। नाउ नेशन में प्रॉब्लम क्या थी वो समझने की कोशिश करो। जब ब्रिटिशर ने इंडिया पे रूल करना शुरू किया तो डिफाइंड बाउंड्री थी, जी सर थी। पॉपुलेशन था, हाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। क्या गवर्नमेंट थी? ऑब्वियसली यहां पे जो गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिशर। अरे यार, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके ऊपर रूल कर रही है? इंडियन पीपल के ऊपर रूल कर रही है, गलत है। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट के अंदर आपकी 4 कैरेक्टरिस्टिक आती है। पहला, यू शुड हैव अ डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। सेकेंड, उस डिफाइंड बाउंड्री में रहने के लिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है। तीसरा, उस पॉपुलेशन पे रूल करने के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस गवर्नमेंट का इस पॉपुलेशन के साथ एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए। ये बॉन्ड आपका लैंग्वेज से भी आ सकता है, ये बॉन्ड आपका कल्चर से भी आ सकता है, ये बॉन्ड आपका रिलीजन से भी आ सकता है। एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए, राइट। ब्रिटिशर के साथ हमारा ये बॉन्ड नहीं था, ना हमारी लैंग्वेज मीट करती थी, ना हमारा कल्चर मीट करता था, ना इकोनॉमिक सिस्टम मीट करता था ना। क्योंकि मीट नहीं करता था, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, दे स्टार्ट डिमांडिंग कि भैया हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लोग वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ पर नेशनलिज्म आना शुरू हुआ, और क्योंकि हम ब्रिटिशर के डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, तो उस कांटेक्ट की वजह से हमने आप ये कह सकते हैं वेस्टर्न आइडियाज को ग्रास्प करना शुरू किया। और ग्रास्प करने के बाद हमने बोला कि स्वराज वॉज अवर बर्थ राइट, स्वराज इज अवर बर्थ राइट, और हम इसे लेके रहेंगे। स्वराज का मतलब अपना रूल, सेल्फ गवर्नेंस। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भैया अब हमें फ्रीडम चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जहां पर इंडियन पीपल अपने ऊपर खुद रूल कर सकें, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आ गया, राइट। हेलो, आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने कॉलोनिज्म वाला जो मेन टॉपिक था वो खत्म कर लिया। अब जो 2 नए टॉपिक्स हैं, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम वो खत्म करते हैं। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है?
यार देखो, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हो ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी तो काम होता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी तो गुड्स बनते थे। ऑब्वियसली यार, ऐसा तो है नहीं कि जब 1750s के बाद आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हुआ ब्रिटेन में, उससे पहले गुड्स नहीं बनते थे, उससे पहले सामान नहीं बनते थे, बनते तो ऑब्वियसली। तो अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इतना हाइप क्यों क्रिएट किया? रीजन इज, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले जो सामान बनते थे दे आर मोस्टली हैंडमेड्स, राइट? इंडस्ट्रियलाइजेशन में देयर इज एमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन को आपने रेगुलराइज करना शुरू कर दिया। यहां पर हर एक चीज टाइम बाउंड होनी शुरू हो गई। टाइम बाउंड का मतलब, अगर आपको 8 बजे ऑफिस आना है, 8 बजे फैक्ट्री में आना, तो 8 बजे आना पड़ेगा। आपके 10 बजे छुट्टी होगी तो 10 बजे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज का टाइम फिक्स्ड है। क्यों? बिकॉज हर एक चीज मशीन ओरिएंटेड है, राइट? नाउ अब सवाल ये उठता है कि आप गुड्स से, हैंडमेड से इंडस्ट्रीज की तरफ क्यों मूव किए? देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो रिलेटिवली बहुत कम होगा। आप अगर एचवाईवी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, ये मैनमेड ही है, राइट? तो प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन बहुत कम होगा। बट अगर आपने इन सब चीजों को यूज किया, मशीन्स यूज करनी शुरू कर दी, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स यूज करने शुरू कर दिए, स्पीड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, राइट? तो ये सब होनी शुरू हुई। एंड देखिए, इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया भी था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करता है, राइट? अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ ही आपका अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखते हो कि अराउंड 90% जो लोग थे वेस्ट में, वो टाउन या सिटीज में रहते थे। और इंडिया में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सिर्फ 31.2% आज भी रहते हैं, राइट? दूसरा, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ब्रिटेन में 1800 में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ? 1750s टू 1780s में, ठीक है? सिर्फ 20% लोग सिर्फ 20% लोग टाउन्स में रहते थे। 1900 आते आते 74%। अब तो वहां तो गांव बचे ही नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहां पे इम्पैक्ट ऐसा हुआ। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हुआ? देखिए, इंडिया में जो ब्रिटिशर आए ना, तो ब्रिटिशर का गोल बहुत क्लियर था। गोल क्या कहता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना और ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना है, ठीक है? तो ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए होता ही है कि अगर ब्रिटेन है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज है, अब इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है? ब्रिटेन इनको रॉ मटेरियल चाहिए, पहला। दूसरा, इनको मार्केट चाहिए, ठीक है? तो रॉ मटेरियल वो कहां से मंगवाते थे? ऑब्वियसली इंडिया से, राइट? मार्केट वो किसको यूज करना चाहते थे? ऑब्वियसली इंडिया को। बट यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज होंगी तो वो एक कंपटीशन क्रिएट करेंगी। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फैक्टर जो यहां देखने को मिला कि सबसे बड़ा फैक्टर जो देखने को मिला कि ब्रिटिशर के आने की वजह से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। इंडिया में इंडस्ट्रीज कम होनी शुरू हो गई, राइट? क्योंकि दे ऑलवेज बिलीव कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आपका रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होना चाहिए और हमें एक मतलब एक मार्केट मिलनी चाहिए, ठीक है? एंड इसीलिए देखा गया जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज थी पहले वाले टाइम पे, चाहे वो सूरत हो, मसूलीपट्टनम हो, वो सब खत्म हो गए, राइट? और जो नई सिटीज है, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, जो पोर्ट सिटीज हैं, वो नई नई डेवलप होनी शुरू हुई, राइट? तो वी हैव दिस थिंग। नेक्स्ट, अगर आप बात करते हो, देखिए, इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो लोग गांव से शहर की तरफ जाने शुरू हुए। और जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो लोग शहर से गांव की तरफ, शहर से गांव की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, राइट? तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की है, कि कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नो डाउट कि आप ये कह सकते हैं कि काफी वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न फिलोसफर्स को डेवलप किया, राइट? बट बहुत कुछ खत्म कर दिया, ठीक है? जो सिटीज थी, जो एक बॉन्ड था, वो सब खत्म कर दिया, राइट? और जो कॉलोनियल सिटीज हैं, दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, जैसे आप कह सकते हो ब्रिटेन
और आप कह सकते हो कि इंडिया के बीच में, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे, इंपोर्ट सिटी से आप एक्सपोर्ट कर देते थे, ठीक है, तो वो सब चीजें होनी शुरू हुई थी। आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है।